सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं नमस्कार। बजट इस सरकार की कार्य प्रणाली का एक प्रतिबिंब है। सरकार कैसे चल रही है, सरकार कौन सी दिशा में जा रही है, या तो सरकार का प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, ये बजट भाषण में प्रतिबिंबित होता है। इस बार एक साल तक देश की इकोनॉमी रुकी हुई थी। देश में लॉकडाउन था, कोरोना क्राइसिस थी। उसके बाद देश में फिर से आर्थिक गतिविधि कैसे स्टार्ट करें, कैसे आगे बढ़ाएं। एक साल में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ माइनस हुआ था, उसको फिर से हम कैसे पटरी पे चढ़ाएं और उसको कंपनसेट करें, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हमारा फिनांस मिनिस्टर ने इस साल जो बजट दिया है उसमें कई विशेषताएं हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि देश में आर्थिक गतिविधि को तुरंत ही तेज करनी है तो सरकारी खर्च बढ़ाना। सरकारी खर्च बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक संपत्ति मतलब रोजगारी बढ़ेगी। रोजगारी बढ़ेगी और लोगों के जेब में पैसा आएगा तो खरीद शक्ति बढ़ेगी। खरीद शक्ति बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर से रोजगारी बढ़ेगी और सरकार की तिजोरी में टैक्स भी आएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए देश में आर्थिक गतिविधि तेज करने के लिए सरकारी खर्च को बढ़ाना और सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिए दो फोकस किया गया है। एक, खर्च किस पर बढ़ाया जाए, तो उसमें हमारी प्राथमिकता इकोनॉमी को बूस्टअप करना है और रोजगार निर्माण करना है। रोजगार निर्माण करने के लिए पहली बार हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1,18,000 करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। 1,18,000 करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके, जब हमारी सरकार 2014 में बनी थी तब 94,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। आज देश में 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तब रोजगारी का सृजन होता है और सरकारी खर्च बढ़ता है, क्योंकि उसमें सरकारी पूंजी भी लगती है। तो रोजगारी का निर्माण करके फिर से इकोनॉमी को बूस्टअप करना यह आवश्यक है। दूसरा दोस्तों, आपने सुना होगा ये देश में डेवलपमेंट की बात तो होती थी, लेकिन कभी हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ी जाती थी। डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हेल्थ, क्योंकि जिस देश के सिटीजन नागरिक हेल्दी नहीं होते, देश के युवा हेल्दी नहीं होते, तो ये देश हेल्दी नहीं होता। देश हेल्दी नहीं होता तो देश डेवलप कैसे होता? तंदुरुस्त भारत तंदुरुस्त डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। देश के डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान के नागरिक की हेल्थ कैसे अच्छी रहे, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 10 करोड़ फैमिली को आयुष्मान भारत योजना की कवरेज में ले लेना, यानी कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना। यानी कि ओबामा ने आज से 6 साल पहले ओबामा केयर करके स्कीम निकाली और 10 करोड़ अमेरिकन लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी, और सारे विश्व में ओबामा केयर करके उसकी योजना, उसकी स्कीम पॉपुलर हुई थी। दोस्तों, ये 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने हेल्थ केयर योजना निकाली। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब परिवार को
5 लाख तक कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज भारत सरकार की तिजोरी से हो जाए, छोटी बात नहीं है। देश में हेल्थ का बजट बढ़ा के 97 लाख से बढ़ा के 2,15,000 कर दिया। बहुत बड़ी बात है। देश के नागरिक हेल्दी होना चाहिए। रूरल, दूर से दूर गांव तक हेल्थ एक्सेस होना चाहिए। लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा, और आपके स्टेट में भी जनऔषधि स्टोर खुले हुए हैं। देश में 7,500 जनऔषधि स्टोर के माध्यम से अफोर्डेबल और क्वालिटी और एकदम सस्ती मेडिसिन आज के दिन में लोगों को उपलब्ध हो रही है। हेल्थ सिक्योरिटी के लिए माई सेल्फ लुकिंग फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री एल्सो आज 1018 मेडिसिन की प्राइस हमने कैप कर दिया है। उसकी सीलिंग प्राइस हमने फिक्स कर दिया। उससे ज्यादा पैसा कोई भी नहीं ले सकता। कंपनी उसका प्रोडक्शन उसके पर प्राइस ही उससे ज्यादा नहीं लगा सकती। ऐसा करके स्टेंट, हार्ट में लगाने वाले स्टेंट, उसका प्राइस जो पहले 1,00,000 1,50,000 रुपीज में मिलता था, आज वो 50,000-60,000 रुपीज में मिल रहा है। एकदम क्वालिटी स्टेंट लोगों को हार्ट में लगाने के लिए मिले। नील प्लांट्स की भी प्राइस, सीलिंग प्राइस भारत सरकार ने फिक्स कर दी है। कैंसर की मेडिसिन की भी प्राइस भारत सरकार ने फिक्स कर दी है, और उसका लाभ जनता को मिले और देश के नागरिक का हेल्थ अच्छा रहे, इसके लिए 2,15,000 करोड़ रुपीस इस बार बजट में एलोकेशन किया। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इन्वेस्ट करना, जैसा रोड, इट्स वन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बंदरगाह, पोर्ट, इट्स वन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, उस दिशा में हमने काम चालू किया है। वो ये है जमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी एक ट्रिब्यूटरी के माध्यम से सोनामुरा में भी होती है। रिवर का नाम क्या है? गोमती रिवर। एक गोमती रिवर पर आज के दिन में हमने एक छोटा फ्लोटिंग जेटी बनाई है। वहां टर्मिनल बनाना है इस साल ही, अगले दिनों में मुझे शिलान्यास करना है। इस बजट में हमने उसकी व्यवस्था की। सोनामुरा से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से गोमती रिवर को जमुना रिवर में मिले, जमुना रिवर के माध्यम से हल्दिया से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से 1,400 किलोमीटर बनारस, मीन्स आपके त्रिपुरा में आपका पाइनएप्पल फ्रूट सारे देश में आज पॉपुलर हो रहा है। उस सारे शेष भारत में यहां से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से उपलब्ध हो। आपके यहाँ रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। अगले दिनों में वाटरवेज कनेक्टिविटी, अगले दिनों में मीन्स यही साल में, ये बजट के में हमने प्रावधान किया है। इस साल में हम ये भी वाटरवेज कनेक्टिविटी भी हम सुनिश्चित कर देंगे, जिसके माध्यम से सोनामुरा से हम शेष भारत के साथ वाटरवेज के माध्यम से भी जुड़ जाए। 7 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज डेवलप हो रहा है। बनारस से हल्दिया 1,400 किलोमीटर, हल्दिया से सुंदरबन 200 किलोमीटर, सुंदरबन से जमुना रिवर 800 किलोमीटर, जमुना रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर मतलब आसाम 890 किलोमीटर, कुल मिलाकर 4,000 किलोमीटर इंडियन वाटरवेज के माध्यम से मोटर ट्रांसपोर्टेशन अगले दिनों में स्मूथली चले। अंग्रेज पहले कलकत्ता क्यों आए थे? कलकत्ता इसलिए पहले आए थे, कलकत्ता में 2 रिवर का संगम होता है, एक ब्रह्मपुत्र रिवर, दूसरा गंगा रिवर। ये दोनों रिवर के माध्यम से इंडियन वाटरवेज के माध्यम से वो आसाम तक ट्रेड करते थे, वहां उत्तर भारत तक ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, वाटरवेज का यूज करते थे। यही वाटरवेज पिछले दिनों में, पिछली सरकारों में, पिछले सालों में
उपेक्षित रहा, अभी वो अपेक्षित बना है मोदी जी की गवर्नमेंट में, और उसके पीछे जो खर्च होना है उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को अच्छी तरह से होना है। आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने बजट भाषण में की है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर भारत मतलब देश में आज $5 बिलियन का इंपोर्ट है, $3 बिलियन का एक्सपोर्ट है, $2 बिलियन का गैप है। एक गैप को दुरुस्त करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करना है। देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, देश में एक्सपोर्ट बढ़े, देश में इंपोर्ट कम हो, हमारी जरूरियात देश में ही प्रोडक्ट हो। उससे 3 फायदा होगा। देश में रोजगारी का भी निर्माण होगा, देश में इंडिजिनियस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, देश के स्किल मैन पावर को काम मिलेगा, देश के स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देश में इंडस्ट्रियलिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और देश का पैसा देश में ही रहेंगे। इसलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 200 करोड़ तक का कोई भी ग्लोबल टेंडर भारत सरकार नहीं निकालेगी, वो इंडिया में से ही उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा। उसका फायदा यह होगा कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना को आगे बढ़ाना है। कोविड वैक्सीन इंडिया में ही निर्माण हुआ, और देश में आज फ्रंटलाइनर लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है। आज के दिन में शायद 1 करोड़ के नियरेस्ट लोगों को लग चुका है। आत्मनिर्भर भारत का यह मतलब है कि देश स्वावलंबी हो, देश दुनिया पर कम डिपेंडेंस हो। वर्तमान समय में हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि हम किसी से कुछ इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, लेकिन इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए, देश में लोगों के में रोजगारी कैसे निर्माण हो, देश के युवाओं के हाथ में रोजगारी कैसे निर्माण हो। आज हिंदुस्तान में ब्रेन और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। आप दुनिया में जाके देखो, आप नासा में जाके देखो, 10 में से 3 साइंटिस्ट इंडियन हैं। आप दुनिया के कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके देखो, रिसर्च फेलो 10 में से 3 इंडियन है। ब्रेन और मैन पावर की यहाँ कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी की कमी थी जो मोदी जी ने स्टार्टअप के माध्यम से दिया। आज देश के कोई युवा स्टार्टअप करे, कोई नया रिसर्च करे, नया रिसर्च करके उसको पेटेंट करना है तो पहले पेटेंट करने के लिए 3-4 साल लग जाता था, तब यही रिसर्च दुनिया में कोई ना कोई कंट्री में रजिस्टर हो जाता था। लेकिन अभी पेटेंट सरल हो, मैक्सिमम 2 साल में पेटेंट हो जाए, और पेटेंट के लिए खर्च की आवश्यकता होती है। और कोई युवा लड़का पढ़ते पढ़ते कोई पेटेंट करना चाहे, उसके पास खर्च की व्यवस्था ना हो, भारत सरकार 50% पैसा अपने बजट से देंगे, ये भी डिसीजन किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बढ़ावा दें? भाषण से एग्रीकल्चर सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो लोग आज किसान के बारे में बोलते हैं, या तो किसान के लिए जो मोदी जी ने किया है, सम्मानवाचक शब्द से बात शुरू होती है, किसान सम्मान निधि है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान लेबर नहीं है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान देश की आन बान और शान है। एक किसान को सम्मानित करने के लिए उसके अकाउंट में छोटा किसान हो, अपने एग्रीकल्चर इनपुट्स उसको खरीदना हो तो सुविधा रहे, इसलिए 3 किस्में 6,000 रुपीज उसके अकाउंट में डाला जा रहा है, और अगले दिनों में वो वैसे ही चालू रहेंगे। एमएसपी से प्रोक्योरमेंट होना, वो भी अगले दिनों में बढ़ाना है, इस बजट में प्रावधान किया गया है। किसानों को ऋण देना, उसमें 10% की बढ़ोतरी की है। मछुआरे को भी किसान मानना, उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड देना। एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, पशुपालक है, उसको भी किसान मानना और उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड देना छोटी बात नहीं है। और हमारे छोटे मोटे सब किसान भाई हैं, वो तो किसान है ही, उसको भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण मिले, ज्यादा ऋण मिले, उसकी भी उपलब्धता कराई है। कुल मिला के हमारी सरकार की सोच है कि व्यक्ति के जेब में पैसा आए, व्यक्ति मेहनत करना चाहे, काम करना चाहे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो। इस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। अगले दिनों में
अभी जो मूडीज ने अपना असेसमेंट किया 11% अगले साल में हिंदुस्तान का ग्रोथ होना है, जीडीपी ग्रोथ होना है, छोटी बात नहीं है। गुड गवर्नेंस के माध्यम से हमने सरकारी खर्च को कम किया, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस दिया और गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से देश में काम की गति बढ़ी है, स्पीड से लोगों का काम हो रहा है, इश्यू सॉल्व हो रहा है। अपने रेगुलरली जो वर्क सरकार के साथ होता है, किसी को रेशन कार्ड कराना है, किसी को बिल अपना बिजली का बिल भरना है, या तो सरकार को टैक्स भरना है, जो भी छोटा मोटा काम होता है जो डे टू डे होता है उसमें सरलता रहे, उसके लिए जो गुड गवर्नेंस के माध्यम से कई इनिशिएटिव लिया गया है वो दुनिया में सराहनीय है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का क्रम है वो भी बहुत नीचे जा रहा है। आज पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 100 एबो पोजीशन पर थे, आज कम होके 63 पोजीशन पर आ गए हैं। अगले दिनों में और भी हम इस पोजीशन पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से नीचे लाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मोदी गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है कि देश आत्मनिर्भर बने, देश के युवाओं को रोजगारी मिले और गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। देश में किसान का भी भला होना चाहिए, मजदूर का भी भला होना चाहिए और तो उसकी हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। आपने देखा होगा कोविड क्राइसिस में जिस तरह से इंडिया ने हैंडल किया, डेवलप्ड कंट्री में जाओ वहां भी एजिटेशन हुआ, लोगों को असुविधा हुई। मैं भारत सरकार ने कोविड क्राइसिस के लिए चर्चा करने के लिए 5 मंत्री समूह हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। माई सेल्फ एम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो मैंने जब हम दुनिया का आकलन करते थे तब जाके पता चलता है कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी तरह से कोविड क्राइसिस का सामना किया और सक्सेसफुली हम उससे बाहर आ रहे हैं। और अगले दिनों में देश के हर नागरिक को वैक्सीनेशन भी हो जाए, उसके लिए बहुत बड़ा अभियान आज के दिन में चल रहा है। हम वसुधैव कुटुंबकम के कल्चर में मानने वाले लोग, हम लाभ शुभ के कल्चर में मानने वाले लोग। हम केवल लाभ की बात नहीं करते, हम शुभ की भी बात करते हैं। ये हमारा कल्चर है। लाभ की बात करना मतलब हमारा ही केवल स्वार्थ देखना, हमने ऐसा नहीं किया। जब कोविड क्राइसिस चल रहा था, सारी दुनिया में लॉकडाउन था और दुनिया में मेडिसिन का प्रोडक्शन बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में सारी दुनिया मोदी जी को रिक्वेस्ट करती थी कि हमें मेडिसिन सप्लाई करो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 120 कंट्री में हिंदुस्तान ने मेडिसिन सप्लाई किया, देश में भी कमी नहीं होने दिया, दुनिया को भी सप्लाई किया। हम हमारा भी कल्याण चाहते हैं और दूसरा का भी कल्याण चाहते हैं, दूसरे को भी मदद करना। लाभ शुभ हम अपने घर पे डोर पर लिखते हैं, लाभ शुभ। लाभ मतलब अपना भी काम हो, शुभ मतलब दूसरे का भी कल्याण हो। तो दूसरे का भी कल्याण करने में हमने पीछे नहीं रहे और यही मेडिसिन डिप्लोमेसी के माध्यम से और देश में अच्छी तरह से कोविड क्राइसिस को निपटाने में या तो सक्सेसफुली निपटाने की कोशिश के लिए मोदी जी को दुनिया में क्रमांक 1 दिया गया है। हमसे अमेरिका और इंडिया का मार्किंग में भी बहुत डिस्टेंस है। इस तरह से देश में बदलाव हो रहा है, एक नया भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब साथ में मिलकर नया भारत का निर्माण करें और नया भारत एक ऐसा भारत हो जो आत्मनिर्भर हो, जो स्वस्थ हो, स्वाभिमानी हो, हमारे देश के युवाओं को रोजगार सृजन करने वाला हो, इंडस्ट्रीज फ्रेंडली हो और देश में आवश्यकता के अनुसार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो। इस दिशा में मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। उसका एक प्रतिबिंब वो ये बजट है। बजट की कॉपी शायद आपको अभी बांटी होगी या तो दे देंगे, उससे भी कई मटेरियल आपको मिलेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस आंसर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। I have one question. I would like to speak in English.